हेलो दोस्तों, कल हमने पढ़ा था शैक्षिक प्रबंधन, जो कि सेकेंड पेपर है आपका डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का। उसका पहला पार्ट हो गया था, इसका नाम था संस्थागत नियोजन। ठीक है, तो आज उसी क्रम में हम पाठ 2 विद्यालय प्रबंधन का अर्थ, आवश्यकता, महत्व एवं क्षेत्र पढ़ेंगे। तो आप सभी लोग जल्दी हमारे YouTube चैनल पर आ जाइए और हमारा वीडियो जो है लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, ठीक। तो इसमें पहली हेडिंग है विद्यालय प्रबंधन। क्या है? विद्यालय प्रबंधन, जो कि पाठ का नाम भी है। विद्यालय तो आप सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। तो विद्यालय प्रबंधन किसे कहते हैं ये पता होना चाहिए हमें, ठीक है। विद्यालय प्रबंधन मुख्य रूप से किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए प्रयासों को नियंत्रित, समन्वित, अभिप्रेरित एवं नियंत्रित करने की कला है। क्या है बेटा? विद्यालय प्रबंधन मुख्य रूप से किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए प्रयासों को नियोजित, समन्वित, अभिप्रेरित एवं नियंत्रित करने की कला है। ठीक है, तो विद्यालय प्रबंधन में जो है क्या होता है ये देखेंगे हम। विद्यालय प्रबंधन में प्रबंधक, प्रधानाचार्य, शिक्षक, कर्मचारी, छात्र, अभिभावक, भौतिक संसाधन, शिक्षक प्रक्रिया आदि सम्मिलित हैं। तो विद्यालय प्रबंधन में क्या क्या होता है? प्रबंधक होते हैं, आपके विद्यालय के जो प्रबंधक होते हैं वो होते हैं, विद्यालय के प्रधानाचार्य होते हैं और विद्यालय के शिक्षक होते हैं, कर्मचारी होते हैं, छात्र भी होते हैं, अभिभावक होते हैं, भौतिक संसाधन जो कि हम विद्यालय में यूज करते हैं वो होता है, और शिक्षक प्रक्रिया आदि चीजें क्या होती हैं? निहित होती हैं। किस में निहित होती हैं? विद्यालय प्रबंधन में होती हैं। ठीक है, क्यों होता है? ताकि शिक्षण प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? ठीक, तो इन सबको आगे देखेंगे। इन सबको गतिशील बनाए रखने में प्रबंधक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। हाँ, अब गतिशील बनाने में कैसे? जो विद्यालय का मालिक होता है उसे बोलते हैं प्रबंधक। ठीक है, जिसका वह विद्यालय होता है वो होता है विद्यालय का प्रबंधक, और प्रबंधक ही पूरे विद्यालय को मैनेज करता है। ठीक है, और गतिशील बनाए रखने के लिए प्रबंधक की जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वही प्रधानाचार्य जी को डील करता है और सामूहिक रूप से योजनाएं बनती हैं कि विद्यालय हमारा गति कैसे करे। ठीक है, समझ में आया? ठीक, तो आगे देखेंगे। अगली हेडिंग है हमारी विशेषताएं। किसकी विशेषताएं बेटा? विद्यालय प्रबंधन की विशेषताएं। ठीक है, तो विद्यालय प्रबंधन की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। अब विद्यालय प्रबंधन हमारा कैसा होना चाहिए, क्या विशेषताएं होती हैं विद्यालय प्रबंधन की, ये देखेंगे। तो नंबर 1 पर क्या है? विद्यालय प्रबंधन में लचीलापन हो। विद्यालय प्रबंधन में क्या हो? लचीलापन, अर्थात जो विद्यालय का प्रबंधन जो नियम बनाए वो ना तो बहुत कठोर हो और ना ही बहुत सरल हो।
कैसा हो, लचीला हो, आसान भी हो और कठिन भी हो, यानी दोनों तरीके का हो। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है, विद्यालय प्रबंधन में लचीलापन हो। अगला पॉइंट क्या है आपका, विद्यालय प्रबंधन में व्यवहारिकता हो। क्या हो बेटा, व्यवहारिकता। किसमें, विद्यालय प्रबंधन में। अगला पॉइंट क्या है बेटा, राष्ट्र की सामाजिक, राजनैतिक तथा दार्शनिक नीतियों एवं मूल्यों के अनुरूप हो। अब विद्यालय प्रबंधन कैसा हो, राष्ट्र की सामाजिक, राजनीतिक तथा दार्शनिक नीतियों एवं मूल्यों के अनुरूप हो। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है बेटा, विद्यालय प्रबंधन में सक्षमता हो। क्या हो बेटा, सक्षमता, स्वयं से करने की क्षमता हो। किसमें, विद्यालय प्रबंधन में। लास्ट पॉइंट हमारा क्या है, शिक्षा के अपेक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समन्वित प्रयासों। ठीक है, यानी शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए समन्वित प्रयास, यानी ऐसे प्रयास हो जो कि शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। ठीक है, ठीक, तो आगे देखेंगे विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य। क्या देखेंगे बेटा, विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य। भाई विद्यालय प्रबंधन के क्या उद्देश्य होते हैं, क्यों विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता पड़ी। तो पहला उद्देश्य देखेंगे, पहला उद्देश्य हमारा क्या है ये देखेंगे। ठीक, पहला उद्देश्य हमारा क्या है ये देखेंगे। पहला उद्देश्य है शिक्षाविदों द्वारा बनाए गए लक्ष्यों की निष्ठा पूर्ति। अब उद्देश्य क्या होते हैं, जब प्रबंधन होता है, जब एक कोई मीटिंग होती है तो उसमें कुछ उद्देश्य बनाए जाते हैं कि कक्षा 5 से ज़्यादातर बच्चे पास हों या कक्षा 5 से ज़्यादातर बच्चों के अच्छे नंबर आएं। ठीक है, ये क्या बनाए जाते हैं, लक्ष्य बनाए जाते हैं। ठीक है, कि ज़्यादातर बच्चे जो हैं अच्छे नंबरों से पास हों, ये समिति ने क्या बना दिए, लक्ष्य बना दिए। ठीक है, और जो विद्यालय के शिक्षक होते हैं वो पूरी निष्ठा पूर्ति से उन उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं या प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या था, शिक्षाविदों द्वारा बनाए गए लक्ष्यों की निष्ठा पूर्वक पूर्ति करना, निष्ठा पूर्वक पूर्ति करना। ठीक है, किनके द्वारा, शिक्षाविदों द्वारा बनाए गए लक्ष्यों की। ठीक है, लक्ष्य बना दिया शिक्षाविदों ने कि विद्यालय से अधिकांश बच्चों के अच्छे नंबर आए या अधिकांश बच्चे पास हों या 100% बच्चे पास हों, तो उनमें जो विद्यालय की समिति होती है वो पूरी निष्ठा पूर्वक कार्य करने में सक्षम होती है, पूरी निष्ठा पूर्वक कार्य करती है। अगला उद्देश्य क्या है, अगला उद्देश्य क्या है कि छात्रों तथा सभी में मिलजुल कर रहने की कला को सिखाना, कि सभी छात्र आपस में मिलजुल कर रहे, यह कला का सिखाना किसका उद्देश्य होता है, विद्यालय प्रबंधन का। ठीक है, समझ में आया सभी को। ठीक, तो अगला पॉइंट देखेंगे, विद्यालय प्रबंधन संबंधी गतिविधियों तथा कार्यों का संचालन करना। किसका संचालन करना, गतिविधियों तथा कार्यों का संचालन करना। विद्यालय संबंधी गतिविधियों तथा कार्यों का संचालन करना तथा संयोजन करना, ये आपका तीसरा पॉइंट है। ठीक है, जो भी गतिविधियां हैं विद्यालय संबंधी वो सुचारू रूप से चले तथा उनका संचालन करना और संयोजन करना, ये तीसरा उद्देश्य होता है विद्यालय प्रबंधन का। ठीक, अगला देखेंगे, चौथा उद्देश्य क्या है, विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना।
विद्यालय प्रबंधन का उद्देश्य चौथा क्या होता है? विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना। विद्यालय में सभी छात्र अनुशासित रहें, सभी अध्यापक अनुशासित रहें, समय से अपना होमवर्क करें, समय से परीक्षाएं हो विद्यालय में, समय से रिजल्ट बचे बच्चों को, समय से पुस्तकों का भी वितरण हो। ये होता है अनुशासन बनाए रखना। कक्षा में टीचर अपने पीरियड के अनुसार कक्षाओं में जाएं, समय से जाएं, बच्चे कोई शैतानी न कर पाए। ये क्या होता है बेटा? विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना। ठीक है, तो 5वां पॉइंट देखेंगे अब। 5वां पॉइंट क्या है? बच्चों में मिलकर कार्य करने की भावना विकसित करना। अगला पॉइंट क्या है? अगला उद्देश्य क्या है विद्यालय प्रबंधन का? कि बच्चों में मिलकर कार्य करने की भावना विकसित करना। कैसे बेटा? मिलकर कार्य करने की भावना विकसित करना, कि सभी बच्चे क्या हो कि मिलकर कोई भी कार्य करें, सभी बच्चे। ठीक ठीक, जैसे वृक्षारोपण करना है विद्यालय में, वृक्ष लगाने हैं, तो सभी छात्र जो है मिलकर गए, तो किसी ने फावड़ा पकड़ा, किसी ने खुरपी पकड़ी, कोई पानी लेने गया, कोई मिट्टी निकाल रहा है, कोई फेंक रहा है, कोई पौधे को पकड़े। ऐसे क्या हो, सभी लोग मिलजुल कर कार्य कर रहे हैं। तो बच्चों में मिलकर कार्य करने की भावना विकसित करना किसका उद्देश्य होता है? विद्यालय प्रबंधन का। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे। अगला उद्देश्य क्या है? अध्यापकों की योग्यता अनुसार कार्य विभाजन करना। अध्यापकों की योग्यता अनुसार कार्य विभाजन करना। ठीक है, यानी जो अध्यापक जिस कार्य या जो कार्य करने में कुशल हो, उसको वही कार्य दिया जाए। ये किसका उद्देश्य होता है? विद्यालय प्रबंधन का। जो विद्यालय समिति होती है वो ये डिसाइड करती है कि जो भी हमारे अध्यापक हैं वो जो भी कार्य करने में सक्षम हो, उनके कुशलता के अनुसार वह कार्य दिया जाए, ताकि रिजल्ट भी हमारा जो है अच्छा प्राप्त हो, कार्य हमारा अच्छे से अच्छा हो। जैसे गणित पढ़ाने वाले शिक्षक को गणित ही पढ़ाने को कहते हैं, ताकि हमारे बच्चे ज़्यादा होशियार हों, क्योंकि वो पहले से उस सब्जेक्ट में कुशल हैं। उन्हें ये नहीं कहेंगे कि आप सामाजिक पढ़ाइए। ठीक है, ठीक। अगला पॉइंट देखेंगे। अगला उद्देश्य क्या है? 7वां उद्देश्य क्या है इनका? तो 7वां उद्देश्य देखेंगे, छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करना। छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करना किसका उद्देश्य होता है? विद्यालय प्रबंधन का उद्देश्य है। ठीक है, उनकी उपलब्धि का मूल्यांकन करें। ठीक, तो इतनी बात समझ में आई आप सभी को? ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आ रही होगी बात समझ में। आगे देखेंगे बेटा, आगे हमारा क्या है? हाँ, ये हमारा चला गया, कहाँ गया? ये आ गया। ठीक है, ठीक ठीक है। तो अगला टॉपिक हमारा क्या है? विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता एवं महत्व। क्या है? विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता एवं महत्व। तो विद्यालय प्रबंधन की क्या आवश्यकता, इसका क्या महत्व है, ये हम देखेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट है हमारा, पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट देखेंगे, विद्यालय प्रबंधन द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल। किसको बेटा? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल, रुचिकर और दक्षतापूर्ण व प्रभावी बनाया जाता है। ठीक है, तो विद्यालय प्रबंधन द्वारा क्या होता है कि शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया होती है वो कैसी हो? सरल हो, रुचिकर हो और दक्षतापूर्ण व प्रभावी हो। ठीक है, इसलिए हमें विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता होती है। दूसरा पॉइंट देखेंगे बेटा, दूसरा पॉइंट क्या है? विद्यालय समाज का लघु रूप है।
जहाँ छात्रों के समाज का लघु रूप कैसे कि विभिन्न अलग अलग घरों से हमारे बच्चे आते हैं, ठीक है। जहाँ छात्रों के मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक का विकास भी होना अति आवश्यक है। किस किस का विकास? मानसिक विकास, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास और सांस्कृतिक विकास का होना भी अति आवश्यक है। कहाँ बेटा? विद्यालय में। क्यों? क्योंकि विद्यालय ही हमारे समाज का लघु रूप है, जहाँ से भिन्न भिन्न घरों से बच्चे आते हैं, भिन्न भिन्न समुदाय से आते हैं, ठीक है। बच्चों के बीच में रहना, साझेदारी करना, मित्रवत रहना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं विद्यालय में सिखाई जाती। हाँ, शारीरिक विकास कैसे? ठीक है, शारीरिक विकास भी होता है, ठीक ठीक। अगला पॉइंट देखेंगे, बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए विद्यालय प्रबंधन के द्वारा विभिन्न प्रकार की नई नई योजनाओं का निर्माण भी किया जाता है। किसके लिए बेटा? सर्वांगीण विकास के लिए। और किनके सर्वांगीण विकास के लिए? बालकों की। क्या किया जाता है? नई नई योजनाओं का निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए विद्यालय प्रबंधन के द्वारा विभिन्न प्रकार की नई नई योजनाओं का निर्माण भी किया जाता है, ठीक है, ठीक। बच्चों का विकास हो उसके लिए नई नई योजनाएं बनाते हैं विद्यालय प्रबंधक कि हमारे बच्चों का विकास कैसे हो, बच्चे हमारे होशियार कैसे हों, कुशल कैसे हों हमारे बच्चे, ठीक है, ठीक। अगला पॉइंट देखेंगे भैया। अगला पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट देखेंगे, लचीलापन, अनुकूलन तथा स्थायित्व के लिए, ठीक है। क्यों आवश्यक है? लचीलापन हो, अनुकूलन हो तथा स्थायित्व भी हो, इसलिए आवश्यकता होती है, ठीक है। पांचवा पॉइंट है, योग्यता एवं क्षमता के अनुरूप कार्य की स्वतंत्रता के लिए। योग्यता एवं क्षमता यानी योग्यता जो व्यक्ति जिसमें होता है, क्षमता कार्य करने की क्षमता, उसके अनुरूप जो है कार्य करने के लिए स्वतंत्रता हो, ठीक है। तो योग्यता एवं क्षमता के अनुरूप कार्य की स्वतंत्रता के लिए आवश्यकता होती है कि आप ये कार्य करने में कुशल है तो आप ये कर सकते हैं। जैसे कक्षा 3 के विद्यार्थी पहाड़े पूरे पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर कक्षा 3 को आपने जो है 1 से 15 तक पहाड़े दे दिए, तो क्या आप कक्षा 1 के विद्यार्थी को भी 1 से 15 तक पहाड़े देंगे? नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उनकी क्षमता, वो भी छोटे बच्चे, उनकी क्षमता अलग है, ठीक, कम है इस हिसाब से, ठीक है। तो अगली हेडिंग देखेंगे। अगली हेडिंग क्या? प्रबंधन। अगली हेडिंग क्या है? तो प्रबंधन को भी एक लाइन में देखेंगे, ठीक। प्रबंधन क्या है? एक लाइन में देखेंगे, ठीक है। ये गलत हो गया, एक सेकेंड। हाँ, प्रबंधन, अब ठीक है, ठीक। तो प्रबंधन क्या होता है? किसी कार्य को संबंधित लोगों के द्वारा और उनके सहयोग से कुशलता पूर्वक संपन्न करने की प्रक्रिया को प्रबंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी कार्य को संबंधित लोगों के द्वारा और उनके सहयोग से कुशलता पूर्वक संपन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रबंधन कहते हैं, ठीक है। तो प्रबंधन की ये परिभाषा है। भिन्न अलग अलग वैज्ञानिकों ने प्रबंधन की अलग अलग परिभाषा दी है, ठीक। तो ये हमने देखा। अब हम देखेंगे कि विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र कौन कौन से हैं, ठीक है। विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र कौन से हैं, ठीक। तो विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र का अध्ययन 4 घटकों में किया जाता है। कितने घटकों में? 4 घटकों में। किसका अध्ययन? विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र का अध्ययन, ठीक। 4 घटक कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 में है शिक्षा के विकास का लक्ष्य, नंबर 2 में नियोजन का कार्यक्रम,
नंबर 3 में कार्यक्रमों की व्यवस्था और नंबर 4 में आपका प्रबंधन के कार्यों का आकलन। ये आपके किसके घटक थे? विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र के 4 घटक थे। ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये पाठ? उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आया होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में जो है वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ठीक है, ठीक। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर अगले पाठ के साथ। धन्यवाद।